स्प्रेड ऑपरेटर के बाद आता है हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, बेसिकली ये इसका काम बहुत सिंपल सा है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या करती है, आप कोई वो कहता है कि आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइक वैल्यू है और उस वैल्यू को आपने स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेशन उसकी करवानी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह से दिखाऊं कि कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाए दिस इज़ माई नंबर और आगे 5 लिखा हो। ठीक है, तो पहले वाला तरीका क्या था कि पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता दिस इज़ माई नंबर। ठीक है, आगे प्लस देना पड़ता और उसके बाद फिर आगे उसके बाद वैल्यू। ठीक है, इसको हम चलाते हैं तो सिंपली हमारे पास दिस इज़ माई नंबर 5 आ गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो कह रहा है कि अब इससे बेहतर तरीका आपको हम दे देते हैं। अगर आपने कहीं पे भी स्ट्रिंग के साथ कहीं पे स्ट्रिंग के अंदर ही कोई वैल्यू आपने दिखानी है, तो आप जो स्ट्रिंग बना रहे हो वो बजाय इसके कि आप इन्वर्टेड कॉमा से या डबल कोट्स से बनाओ, आप इसको बनाओ, इसको हम कहते हैं बैकटिक। ठीक है, टैब के ऊपर वाला जो आपका बटन होता है उसके वहाँ पे होता है ये। ठीक है, जो एक अलिफ मद्दा सी बनी हुई होती है। ठीक है, वो शिफ्ट दबा के आएगी। ठीक है, लेकिन आपको शिफ्ट दबा नहीं है क्योंकि आपको बैकटिक चाहिए ये वाला। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग बनाओ। ठीक है, अब जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग बनाओगे तो इसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो सकती है। ठीक है, वो कैसे होगी, कोई भी वेरिएबल आपका आ रहा है तो आप वहाँ पर डॉलर साइन लगाओ और कर्ली ब्रैकेट लगा दो। इसके अंदर अगर आप कोई भी अपने वेरिएबल की का नाम लिख दे तो इसकी वैल्यू जो है वो उठ के कहाँ पे आ जाएगी, इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहाँ पे सिंगल लाइन, अगर आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट है तो आप वो भी चला सकते हो। ठीक है, सिंगल लाइन जावास्क्रिप्ट का मतलब टर्नरी ऑपरेटर्स पता है सबको? टर्नरी ऑपरेटर्स पता है ना, क्या होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स? आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, छोटी सी आपकी कंडीशन जो है वो बन जाती है वहाँ पे इफ़ एल्स जैसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो नंबर है वो 5 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे console डॉट लॉग में चेक करना है कि अगर 5 है तो ट्रू आ जाए वरना फिर फॉल्स प्रिंट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेल ट्रिपल इक्वल्स टू 5, आगे क्या लगाऊंगा मैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मेरी कौन सी अगर ये जो मेरी पहले लॉजिक थी अगर ये ट्रू हो रही है तो यहाँ पे मैं जो भी लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क के बाद वो वाला काम मेरा परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ट्रू आ जाए। ठीक है, वरना तो फिर फॉल्स आ जाए, तो मेरी एल्स वाली जो कंडीशन होगी आगे कॉलन लगा के फिर मैं एल्स वाली कंडीशन भी अपनी दे सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू आ गई। ठीक है, ट्रू। तो ये वाली जो टर्नरी ऑपरेटर वाली जो कंडीशन है ये भी मैं आ, दे सकता हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर। ठीक है, कैसे दूंगा, बैकटिक्स के थ्रू स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, इस पूरे को रख दूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ दिस इज आंसर लिखा हो। ठीक है, तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सिंगल लाइन जो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है आप उसे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अभी हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बनाना असाइन करवाना जो है वो भी हमें आसान कर देता है, उसको भी ये कैसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है आपको कि आपके पास कोई दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई नाम के। ठीक है, वेरिएबल की जगह अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम लेट या कांस्टेंट ही रखें हमेशा। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, हमने हमेशा एरे बनाते वक्त पढ़ा था कि हमें एरे देते वक्त, एरे बनाते वक्त उसकी की और वैल्यू दोनों बतानी पड़ती हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कि उसकी की और वैल्यू दोनों बतानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने काम थोड़ा सा डिफरेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कीज़ तो बताई हैं लेकिन वैल्यू नहीं बताई। ठीक है, अच्छा, जब भी आप इस तरह से बनाओगे तो ECMAScript 6 जो है वो आपको इजाज़त देता है, आप इस तरीके का काम कर सकते हो। जब भी आप इस तरह से
ऑब्जेक्ट की कीज़ बनाओगे तो वो क्या करेगा, वो जिस नाम की आपने की बनाई है उसी नाम के वेरिएबल को ढूंढेगा, सर्च करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने x नाम की बनाई थी, ये क्या करेगा, अब x नाम के वेरिएबल को ढूंढेगा और इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वही इस की वैल्यू के अगेंस्ट में स्टोर कर देगा, यानी x:0, यानी कुछ इस तरीके से इसने काम किया है। ठीक है, या फिर x: कह लो, ये वाला x की है और ये वाला x क्या हो गया, इस वेरिएबल से वैल्यू उठकर यहाँ पर आके सेव होगी। ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हो कैसे, आप सिर्फ की का नाम बताओ, अगर आपके पास उस नाम का ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ है तो आप सिंपली उस वेरिएबल से वैल्यू कॉपी करके लाके यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। सही है भाई, बात समझ में आई? बिल्कुल यही काम y के साथ भी होगा। अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट में क्या रखा हुआ है। ठीक है भाई, x में 0, y में भी 0। सही है, तो आपका जो है ऑब्जेक्ट बन गया। फिर आपके पास आ रहा है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई की आपके पास जो है वो आपको चाहिए, लेकिन वो आप खुद जनरेट नहीं करवाना चाह रहे, वो कहीं किसी फंक्शन है वो लाके आपको उसकी कोई की देगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था ECMAScript 6 के अंदर, फिर ऑब्जेक्ट के बाद करली ब्रैकेट, और जैसे मैंने बताया था आप डायनामिक वैल्यूज़ देते हो एरे के थ्रू। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू करली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से फिर आपको एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना पड़ता था जो कि एक्चुअल वैल्यू आपको ला के देगा वहाँ पे, या तो आप कोई वेरिएबल रख दो वहाँ पे, ठीक है, तो भी हो जाएगा। जो भी वो क्या करता है, उसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करके फिर निकाल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना पॉसिबल है। आप डायरेक्टली यहाँ पे पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी ECMAScript 6 से पहले। सही है, ECMAScript 6.5 के अंदर आप क्या करते थे, अगर आप ये वाली चीज़ उस टाइम पे चलाने की कोशिश करते तो यहाँ पे आपके पास एरर आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल जिससे फू वाली यहाँ पे की दी गई है, बिल्कुल उस तरह की आपको की देनी पड़ती थी, हार्ड कोडेड की। ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी डायनामिक परफॉर्म नहीं कर सकते थे कोई भी काम। ठीक है, लेकिन ECMAScript जो है वो आपको इजाज़त देती है कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए भी डायनामिक की उसको बता सकते हो। ये वाली बात समझ में आ रही है? देखो, जब आपके पास ECMAScript 6 नहीं थी, ठीक है, ये वाला काम करने से आपके पास एरर आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट वाले जो करली ब्रैकेट होता है उसके अंदर वो इस स्क्वायर ब्रैकेट को अलाउ नहीं करता था। ठीक है, ECMAScript 5 में जब आप काम कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको हमेशा प्रॉपर्टी वैल्यू इसी तरह से बतानी होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू कोई डायनामिक वैल्यू देनी होती थी किसी भी की, चाहे वो इंसर्ट करवाने के लिए हो या फिर गेट करने के लिए हो, आपको एरे के बाहर ये वाला काम करना पड़ता था। यानी आप इस तरीके से बताते थे, OBJ डॉट नहीं लगाते थे आगे, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगाते थे आप उसको। ठीक है, और फिर इक्वल्स टू करके यहाँ पे काम करते जो भी आपने काम करना था। लेकिन ECMAScript 6 के आने के बाद आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे भी डायनामिक वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ये वाली बात उस वक्त समझाई थी जब हम ऑब्जेक्ट देख रहे थे। मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक की है जिसका नाम भी की है। ठीक है, और इसमें रखी हुई है 5। ठीक है, वैल्यू। अब मुझे ये की नहीं पता कि ये की क्या है, इस की का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये वाली जो की है इसका नाम मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल OBJ की इक्वल्स टू की, इस तरह से रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वाली जो की है मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये किसी एरे के अंदर स्टोर हुई हुई है। ठीक है, अब ये बात हो सकता है अभी आपके समझ से बाहर नहीं हो, क्योंकि सर आप सोच रहे होगे कि सर आपने खुद ही तो कोड किया है, कोड आपके सामने, आपको पता है की क्या है। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है वो सर्वर से आ रहा होता है। ठीक है, जब आपके पास सर्वर से ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, आपको नहीं पता उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, आपको नहीं पता उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी कीज़ हैं। ठीक है,
तो सर्वर आपको बाज़ औक़ात बता देता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली की आपको मिलेगी, लेकिन वो की आपके पास कोड में नहीं लिखी हुई, आपके पास किसी वेरिएबल में पड़ी हुई है। ठीक है, फिर आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? तो मैंने उस टाइम पे फिर आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह की कोई डायनामिक की किसी भी ऑब्जेक्ट के से निकालनी है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप obj डॉट, फॉर एग्जांपल अगर इस वेरिएबल के अंदर है तो आप ये वाला काम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इस नाम से वेरिएबल नहीं देखेगा, वो यही समझेगा जावास्क्रिप्ट के obj की नाम की कोई की होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। लेकिन अगर आपको डायनेमिकली आप चाह रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट के इस वेरिएबल के अंदर वो जाए, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको एज अ की कंसीडर करे और फिर वैल्यू निकाल के दे, तो फिर आप डॉट नहीं लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे। ठीक है, ताकि ये इस वेरिएबल के अंदर जाए, यहाँ से की लेकर आए और फिर यहाँ पे की रख दे, obj डॉट की, इस तरीके से। तो यही वाला काम जो है वो इन्होंने कहा कि अब आप जो पहले ये वाला जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, आप पहले ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लगा सकते थे, आपको ऑब्जेक्ट के बाहर ही लगाना होता था। अब आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी लगा सकते हो, जब भी आप कोई की बनाना चाह रहे हो, डायनामिक की बनाना चाह रहे हो, तो भी आप ये वाला काम कर सकते हो। सही है। देखो ये जो फंक्शन है ये आप बनाओगे, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई ये क्विक्स वाला जो ये वाला जो फंक्शन है जो इन्होंने बनाया है, ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो इस बाज के साथ कॉन्केटिनेट होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे उस की के ऊपर 42 सेव हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से कहना चाह रही हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊँ, ठीक है। अब पता है क्या होगा, कोई भी रैंडम नंबर आएगा, बास के साथ उसकी कॉन्केटिनेशन हो जाएगी और फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 42। अगर चाहें तो हम देख भी सकते हैं इसको। सही है भाई, देखते हैं आप। सही है भाई, बास 0 पॉइंट समथिंग 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 एक आपके पास डायनामिक की जनरेट हो गई और उसमें वैल्यू आ गई 42। ठीक है, जब आप पेज को रिफ़्रेश करोगे, अब की जो है वो किसी नए रैंडम नाम से जनरेट हुई हुई है। अच्छा, मेथड प्रॉपर्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाना होता था तो फिर आप क्या करते थे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाना है ना आपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई इसमें इसका फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फंक्शन लिखोगे, आगे क्या करोगे, कोई भी फंक्शन दोगे उसको। यानी अगर आप ECMAScript 5 वाले तरीके पे चले आओ तो वहाँ पे आपको पूरा फंक्शन ही बनाना पड़ता था, कुछ इस तरीके का, है ना। तो और ये कुछ रिटर्न कर रहा हो, फॉर एग्जांपल ये ले रहा है यहाँ से कोई नंबर और उस नंबर को, अच्छा स्क्वायर कैसे करते हैं पता है आपको, डबल स्टेरिक से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ये लेता है, उस नंबर को स्क्वायर करके दे देता है। ठीक है, मैं इसका नाम भी कर देता हूँ स्क्वायर। सही है भाई। तो ये हमारा कौन सा तरीका है, पुराना ECMAScript वाला तरीका। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, obj डॉट स्क्वायर, उसको कॉल करूँगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 25 वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी को मैं रखूँ ECMAScript 6 वाले तरीके से। तो ECMAScript 6 हमें क्या बता रहा है, ECMAScript 6 कह रहा है आप कुछ भी ना करो, आप सिर्फ फंक्शन का जो भी नाम होता है वो दे दो, आगे पैरामीटर लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, हो गया आपका काम। ठीक है, ये आपको पूरा तरीका करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कॉलन भी नहीं लगाना। आप स्क्वायर लगा लिया आपने, आगे कर्ली राउंड ब्रैकेट लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगाए, वो खुद ही समझ जाएगा कि स्क्वायर नाम की एक की होगी
और उसके आगे ये फंक्शन है। आपने यहाँ पे कॉलन भी नहीं लगाना, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना। अगर आप एरो लगाते हो तो फिर आपको फिर कॉलन भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आपको प्रॉपर एरो ब्रैकेट उसको एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। आप सिंपली फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो उसने आपको इजाज़त दी है, आप किसी भी की का नाम रखो जिस नाम पे आप फंक्शन रखना चाह रहे हो, राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट, ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे भी कर सकते हो इसको वापस से। अगर आपको ये वाला तरीका शॉर्ट लग रहा है तो आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, सही है। रिज़ल्ट सबका सेम होगा। अब और हमारे पास जो है ना चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं? डी स्ट्रक्चरिंग। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके सामने अक्सर आएगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। डी स्ट्रक्चरिंग इन्होंने कैसे की है, 2 मिनट के लिए अभी आप इसको भूल जाओ। सबसे पहले इन्होंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और उस लिस्ट में क्या रखा? एरे, ठीक है। अब इन्होंने वेरिएबल बनाया है, लेकिन वेरिएबल बनाया है बिल्कुल ही अजीब तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल बनाओ, कांस्टेंट बनाओ, लेट बनाओ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक अजीब तरीका लिया है। हम वेरिएबल, हमने जब पढ़ा था तो हमने सुना था कि वेरिएबल के नाम में स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। हमने पढ़ा था ना कौन कौन सी चीज़ें अलाउ होती हैं। वेरिएबल का स्टार्ट कभी भी नंबर से नहीं हो सकता, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते डॉलर के अलावा, है ना। अंडर स्कोर आ सकता है, डॉलर आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, हैश नहीं आ सकता, ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं आ सकते, ये सब ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ तो सभी कुछ बदल दिया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल का नाम ही शुरू किया है किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से। अच्छा, अब ये अगर आप यही वाला काम ECMAScript 5 में करते तो आपके पास क्या आता? एरर आता। लेकिन ECMAScript 6 इस चीज़ को अलाउ करता है। सिर्फ अलाउ नहीं करता बल्कि आपको इस चीज़ के ऊपर एक एडवांटेज भी देता है कि आप ये वाला काम जो है वो अपने किसी मकसद के लिए कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मकसद क्या हमारा, मैं चाह रहा था फॉर एग्जांपल कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ ए नाम का और वेरिएबल बनाऊँ बी नाम का। ए में रख दूँ मैं वो वैल्यू जो कि एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे रखी हुई है, यानी कि 1, और बी में रख दूँ वो वैल्यू जो कि एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे रखी हुई है, यानी कि 3। सही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ उसको, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट बताया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि आगे जो मैं पास करने वाला हूँ वो एक एरे होगा, ठीक है। आपने उस एरे पे जाना है, और क्योंकि मैंने ये जो ए दिया है उसको ये कौन से इंडेक्स पे दिया है? 0 इंडेक्स पे, यानी कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को आपने वेरिएबल ए के अंदर ला के रख देना है, ठीक है। फिर मैंने एक ब्लैंक कॉमा दे दिया उसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको बताया बी मेरे कौन से इंडेक्स पे आ गया है? इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर। तो इसका मतलब मैंने उसको क्या बताया कि जो एरे में आगे देने वाला हूँ उसके इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू उठा के आप कहाँ रखोगे? बी में। देख लें वैल्यूज आ भी रही हैं नहीं आ रही? ठीक है भाई, 1 3 वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो यहाँ से निकाल सकते हो। इसको हम कहते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? एरे को डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से फिर वैल्यू को निकाल रहे हैं। ये ए भी वेरिएबल बन गया और बी भी वेरिएबल बन गया। एरे पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो एरे आपके पास यहाँ लिस्ट में रखा हुआ था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी तीसरी लाइन के ऊपर। तीसरी लाइन में ये क्या कह रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कोई कंपैरिजन नहीं करवाई है। अगर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई कंपैरिजन है, यहाँ पे इन्होंने क्या कराया, इन्होंने ए बी से वैल्यू जो कि एक एरे में रखी इन्होंने, और उससे
वापस डलवा दी किसमें, बी ए में, यानी दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो स्वैप हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू बी में चली गई और बी की ए में। अच्छा, ये ECMAScript 5 वाला तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको उस टाइम पे स्वैप करनी होती थी, फिर आप क्या करते थे, आप एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते थे वेरिएबल टेम्प के नाम से, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू ए कर दिया आपने, फिर ए के अंदर वैल्यू डाल दी बी और बी के अंदर वैल्यू डाल दी टेम्प वाली। अब ये बता रहे हैं एक और डीस्ट्रक्चरिंग का तरीका इन्होंने बताया। अब पहले एरे के ऊपर हमने डीस्ट्रक्चरिंग की थी, अब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई आपके पास यहाँ पे आ रहा है एक ऑब्जेक्ट, ये जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको रिटर्न क्या करेगा, एक क्या रिटर्न करेगा, आवाज़ नहीं आ रही, क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में आपके पास 3 कीज़ मिलेंगी आपको, OP, LHS और RHS, ठीक है। ये क्या, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग वेरिएबल के अंदर सेव करवा दूँ, ठीक है। तो जब एरे को डीस्ट्रक्चर करना था तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ECMAScript या जावास्क्रिप्ट जो है मेरी समझ जाए कि इक्वल्स टू के बाद मैं क्या देने वाला हूँ, इसको एक ऑब्जेक्ट देने वाला हूँ, और इसमें जो भी चीज़ें मैं रख रहा हूँ वो सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के तौर पे पड़ी हुई होंगी, ठीक है। और उसी नाम से फिर आप क्या करोगे, मुझे इन तीनों का वेरिएबल बना के दे दो, ठीक है। तो LHS के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो LHS के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी, RHS के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो RHS में आके सेव हो जाएगी, और OP के अंदर जो वैल्यू होगी वो OP के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। पहले तो हम एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वेरिएबल बनाऊँ LHS के, OP के और RHS के, तो मैं यहाँ पे इसको क्या देता हूँ, अब डेटा। अब क्लियर हुआ, एक डेटा का ऑब्जेक्ट था जिसमें कीज़ पड़ी हुई थी OP के नाम की, LHS, RHS, ठीक है। मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने वेरिएबल बनाने थे 3, और तीनों में मैंने क्या करना था, वो जो ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है उसकी कीज़ निकाल के उन वेरिएबल्स के अंदर रखवानी थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा उसको कर्ली ब्रैकेट लगा के कि भाई आगे आपके पास क्या आने वाला है, एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, उसमें आपको मिलेगी OP की उसकी जो भी वैल्यू है वो आप OP का नाम के वेरिएबल बना के उसमें रख देना। फिर आपको मिलेगी LHS की उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है आप LHS के नाम का वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करवा देना। फिर आपको मिलेगी RHS की उसमें जो भी वैल्यू है वो आप RHS के नाम का वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करवा देना। सही है भाई, 510 आ गई। आपकी जो एग्जाम्पल है वो इस तरह की है, वो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया था। ये जो राउंड ब्रैकेट है एक्स्ट्रा, आपको पता है मैंने क्यों दिया, देखो अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट ना दूं, ठीक है, तो आ जाता है क्या, कर्ली ब्रैकेट, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट का है, लेकिन ECMAScript क्या समझेगा, ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो वो फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट उसको ना समझे, इसलिए मैंने उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना नेस्टेड भी होता है कि अगर आपके कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की के अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो और उसमें जो वैल्यू आप रखना चाह रहे हो उसकी की के अंदर से निकाल के रखना चाह रहे हो, तो भी आप ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो इन्होंने TMP के नाम का एक ऑब्जेक्ट है इनके पास, उसमें LHS की है जो कि ख़ुद एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर OP रखा हुआ है, उसकी वैल्यू अगर आप B में सेव करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से करोगे, फिर आप एक और कर्ली ब्रैकेट लगाओगे उसके अंदर, ठीक है, यानी उसी को नेस्टेड लेवल पे ले जाओगे वहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये चीज़ एक बार घर पे जाके चला के ज़रूर देखना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगी, या शायद अभी समझ में आ गई हो लेकिन घर जाके सिंटेक्स इसका जहन से आपके निकला होगा, एक बार खुद से कर लोगे तो आपको सिंटेक्स जो है वो आपके जहन में रहेगा। अब यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की तरफ आ रहे हैं कि उसी ऑब्जेक्ट या एरे की क्या कहते हैं, आप डीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी उसको पास कर सकते हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं चेक करूँ ए बी और एक्स वाई सबकी वैल्यूज़, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। देखो ए की वैल्यू कहाँ से आई, ऑब्जेक्ट से आई। बी की वैल्यू इसने क्या किया, क्योंकि नहीं थी वहाँ पे इसलिए खुद रख दिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ली। और लिस्ट में भी इसने क्या किया है, पहली वैल्यू एक्स की कहाँ से आ गई, और वाई इक्वल्स टू इसने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी की वैल्यू ऑलरेडी होती अगर, फिर क्या होता, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी हम रख देते हैं 5, है ना। वाई जो है सेकेंड इंडेक्स है ना, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 5 दे दिया। अब क्या होगा, 1 5 1 5 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिर्फ उस वक्त काम करेगी जब आपके पास एक्चुअल उस नाम की कोई की या जिस इंडेक्स पे आप रखना चाह रहे थे वो इंडेक्स वहाँ पे नहीं रखा हुआ। ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई एरे या फिर ऑब्जेक्ट अगर फंक्शन के पैरामीटर में आ रहा है तो आप उसको वहीं फंक्शन के पैरामीटर में ही ब्रेक भी कर सकते हो उसको। ठीक है, कैसे, यहाँ पे इनके पास एक एरे आ रहा था, ठीक है, जिसमें 0 1 और 1 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे नेम रखा हुआ था, 0 के जो है वो क्या कहते हैं, 0 इंडेक्स पे नेम रखा हुआ था और 1 इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई थी। इनको वो चीज़ें निकालनी थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर रखते हैं कांस्टेंट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने एरे के नाम से अगर वो पैरामीटर लिया था तो एरे 0, फिर कांस्टेंट वैल इक्वल्स टू एरे 1, ऐसे कर रहे होते हैं ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको वहीं जहाँ पे पैरामीटर आप बता रहे हो तो वहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो अगर आपके पास एरे आ रहा है तो। बिल्कुल यही काम आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो, नेम और वेल। ठीक है, जो नेम की प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू एन में आ जाएगी और वैल्यू की प्रॉपर्टी जो होगी उसकी वैल्यू वी में आ जाएगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट कोई अपना नाम यहाँ पे एन और वी नहीं बनाना चाह रहे, जिस नाम से प्रॉपर्टी आ रही है उसी नाम से अगर आपको वेरिएबल्स चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐसे भी पास कर सकते हो। देखो ये जो फंक्शन एफ था इसको इसने पास क्या किया, बार 42, यानी इसको यहाँ पे इसको इसको पास क्या हो रहा है यहाँ से, एरे। यहाँ पे इसको क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे इसको मिलना चाहिए था कुछ इस तरह का एरे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम नेम की जगह पे क्या करते हैं, एरे 0, वेल की जगह पे क्या करते हैं, एरे 1, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं आप इसको यहीं पे ब्रेक करवा लो। ठीक है, इसने उसको पहला वाला जो 0 इंडेक्स था उसको उसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, नेम में, और बस फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी वेल में। तो यहाँ पे जो मैं कंसोल डॉट लॉग चाह रहा हूँ नेम और वेल, उसमें क्या होगा, नेम में क्या आएगा बार और वेल में 42। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन जी, उसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई वो जो नेम वाली की है उसकी वैल्यू आप रख देना एन नाम के वेरिएबल में, वेल नाम की जो वैल्यू है की है उसकी वैल्यू आप रख देना वी में। ठीक है, तो यहाँ पे एन वी में क्या प्रिंट हो जाएगा पता है आपको, फू 7। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, यहाँ ये पढ़ के देखो किस किस को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें एक एरे है। ठीक है, उस एरे में मेरे पास टोटल 2 ही इंडेक्सेस पड़े हैं अभी, 0 और 1। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कहा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल उसको बनाया। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट तो हम सबको पता है ना, डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास की होती हैं हम पास कर रहे हैं। तो हमने ए को बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा था, 1, यानी अगर आपको 0 इंडेक्स पे कोई ना मिले, ए 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, यानी 0 इंडेक्स पे अगर आपको कुछ ना मिले तो आप ए में क्या रख देना, 1 रख देना। इसी तरीके से मैंने उसको कहा था कि बी कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ ना मिले तो आप बी में क्या रखोगे, 2। और इसी तरीके से सी कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, अगर सेकंड इंडेक्स पे आपको कुछ ना मिले तो आप वहाँ पे रख दोगे 3। और इसी तरीके से मैंने डी बनाया, लेकिन उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको मैंने नहीं दी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से आपके होगा क्या। ठीक है, जो लिस्ट हमने रखी थी उसमें हमारे पास सिर्फ 0 और फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई है, तो ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और ए में क्या आ जाएगा, 7। इसी तरीके से बी की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी और बी में क्या आ जाएगा, 42। अच्छा, सी की कोई वैल्यू उसको मिली ही नहीं, यानी सी में अनडिफाइंड मिला, तो सी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी
जो कि क्या है 3। अच्छा डी में भी उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन डी में हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको नहीं दी थी, तो डी क्या रहेगा, वेरिएबल तो बनेगा लेकिन क्या रहेगा, अनडिफाइंड। बस ये हो रहा है यहाँ पर। अभी आपको बता रहे हैं कि भाई अगर आपको ये वाला काम ECMAScript 5 में करना पड़ता तो आप कैसे करते, ऐसे करते। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो एक एक करके चेक होती थी, मतलब अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो रखो, वरना ये रख दो, ठीक है। अब आप सिंपली E = लगा के देख सकते हो, रख सकते हो।